गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम बोली पढ़ेंगे। हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हम पेज नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। 6 में हम बोली पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 में आज हम बोली पढ़ेंगे। लिपि तक हम पढ़ चुके हैं। तो बोली में क्या है, बोली क्या है, स्थान विशेष में बोली जाती है। जैसे आप घर में जो बोली बोलते हैं, या तो बुंदेलखंडी या बघेली, या हम जो भी भाषा बोलते हैं, जिस गांव से आप जुड़े हैं उस गांव से जुड़ी हुई भाषा को जो बोलते हैं वो भाषा नहीं कहलाती, वो बोली कहलाती है। तो सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा, मतलब तो केवल वो आपके लोग ही समझते हैं कि ये कौन सी बोली बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझते। सभी लोग आपकी ये खड़ी हिंदी जो है ये भाषा है और इसे सभी लोग समझते हैं, है ना। तो सीमित क्षेत्र में ये बोली जाती है और स्थान क्षेत्रीय होती है, स्थान विशेष में बोली जाने वाली होती है। केवल स्थान विशेष के लोग ही इसे बोलते और समझते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती है। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती। उनका प्रयोग सरकारी कामकाजों में नहीं किया जाता। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न प्रांत हैं जिनकी बोलियां अलग अलग हैं। बोली कुछ दूरी पर बदल जाती है। जैसे बोली जो है कुछ दूर जाओ तो बदलती चली जाती है। जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि जो ये बोलियां हैं वो अलग अलग जगह पर बोली जाती हैं और अलग अलग जगह और दूसरे लोग इससे नहीं समझते। बुंदेली बुंदेलखंड में ही बोली जाती है, कन्नौजी कन्नौज बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। इस तरह जो है सब बोली जो है का स्थानीय होती है, एक क्षेत्र तक सीमित होती है। तो आपने क्या जाना बोली के बारे में? बोली स्थान विशेष में बोली जाती है, बोली क्षेत्रीय होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है और बोली का लिखित रूप नहीं होता है। बोली में बोली को सरकारी कामकाजों में प्रयोग नहीं किया जाता और हर जगह स्थान विशेष की अपनी एक अलग अलग बोली होती है। आप बोली को भी भाषा बोल देते हैं, समझ में आया? तो भाषा नहीं है, बोली है जो कि स्थान विशेष में बोली जाती है। ठीक है। भाषा क्या है? आपकी भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, है ना। ये क्या कहलाती हैं? भाषा कहलाती है। लेकिन ये बोली है, बोली जो कि स्थान विशेष में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, है ना, और बुंदेली, बघेली, ये केवल स्थान विशेष के लोग ही बोलते हैं, दूसरे लोग नहीं बोलते। समझ में आया कि बोली क्या है? चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याकरण क्या है। इसके बाद है व्याकरण, पेज नंबर 7। व्याकरण के बारे में आज हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो व्याकरण का अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो कोई बात जो कह रहा है, लिख रहा है या बोल रहा है, तो वो शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है, वो हमारे समझ में कैसे आता? तो भाषा तो माध्यम है विचारों को समझने के लिए, मतलब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अपने विचारों को हम किसी तरह भी बोलकर एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं। लेकिन भाषा जो हम बोल रहे हैं वो शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं, ये केवल वो हमें कौन बताता है? व्याकरण बताती है। आपको लगता होगा कि व्याकरण जो है वो हर जगह हमारे साथ क्यों चलती है? हर भाषा में, हिंदी में भी व्याकरण पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है, संस्कृत में भी पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? इसलिए पढ़ना पड़ता है कि व्याकरण के बिना हमें किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, है ना। केवल हम अपने विचारों को ही प्रकट कर पाएंगे जो कि शुद्ध अशुद्ध जैसे भी हैं, और हम ये कैसे जानेंगे? इसलिए व्याकरण का पढ़ना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो व्याकरण क्या कहलाया? व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखलाती है। व्याकरण के माध्यम से ही हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे देखिए, अशुद्ध रूप, हम बाजार जाऊंगा, तो ये तो समझ में आ गया कि बाजार जाने के लिए कह रहा है। लेकिन क्या ये शुद्ध कह रहा है? नहीं, अशुद्ध कह रहा है। तो आप इसे शुद्ध कैसे करेंगे? मैं बाजार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये हम जो बोल रहा है ये हम कब प्रयोग करते हैं इसका? जब हम बहुवचन में, जब अधिक लोग होते हैं तब हम का प्रयोग करते हैं, और जब मैं अपने के लिए एक वचन के लिए मैं का प्रयोग होता है। ये आप व्याकरण पढ़ते हैं इसलिए आप जानते हैं। तो भाषा का ये अशुद्ध रूप है और ये भाषा का शुद्ध रूप है, इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। गिरते हैं पेड़ से पत्ते, अब गिरते हैं पेड़ से पत्ते, ऐसा कैसे होगा? गलत है ना ये।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहले क्या आता है, कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है ना। ये आप व्याकरण के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए ये गलत है, गिरते हैं पेड़ से पत्ते, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बात कह रहा है, लेकिन ये अशुद्ध है और हम कहेंगे शुद्ध भाषा क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक, इसलिए व्याकरण का पढ़ना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। ये परिभाषा आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। पहले लिखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, फिर उसकी ये परिभाषा लिखेंगे। फिर है व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण में भाषा का अध्ययन मुख्यतः 3 भागों के आधार पर किया जाता है ना। कौन कौन सा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आप वर्णों के स्वरूप, प्रकार और आदि का अध्ययन करते हैं, और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, प्रकार, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य प्रकार, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद साहित्य। साहित्य क्या है, अनेक विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में गद्य और पद्य के माध्यम से अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। विद्वानों ने गद्य लिखा और पद्य लिखा, इन दोनों के माध्यम से ही अपने विचार प्रकट किए, और इन विचारों को पुस्तकों तथा ग्रंथों के माध्यम से मानव जाति के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा। मानव जाति के भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखा, लिख दिया, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, और वो ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता जाता है, और लोग उसको ग्रहण करते जाते हैं, है ना। तो इसको किसके 2 रूपों में लिखा, या तो गद्य के रूप में लिखा और या तो पद्य के रूप में लिखा। तो ये हमारा साहित्य कहलाता है। साहित्य में जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचारों को साहित्य के माध्यम से लिख कर रखा, जिससे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका ज्ञान आगे की ओर जाता जाए, जिससे मानव जाति का सर्वांगीण विकास हो सके। मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्य आवश्यक है। किसी सर्वांगीण मतलब पूरे सभी प्रकार का विकास, पूरा विकास मनुष्य का हो सके। किसी भाषा में लिखा गया सुरक्षित ज्ञान कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। अब आप लिखेंगे नोटबुक में प्रश्न लिखेंगे साहित्य क्या है, तो अब आप आंसर लिखेंगे किसी भाषा में लिखा गया सुरक्षित ज्ञान कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। किसी भाषा में लिखा गया सुरक्षित ज्ञान कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। तो इस प्रकार आपकी परिभाषा होगी, किसी भाषा के संचित या सुरक्षित ज्ञान कोश को उस भाषा का साहित्य कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। हमने क्या क्या सीखा, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। किसी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण के माध्यम से हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा का अध्ययन मुख्यतः 3 भागों के आधार पर किया जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार जो है हमने आज क्या क्या जाना। आज हमने पहले जाना भाषा जाना, भाषा के बाद हमने लिपि पढ़ा, और लिपि के बाद हमने व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल की कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान कराती है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए आवश्यक है व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। फिर हमने व्याकरण के अंग जाने, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्ण के स्वरूप, प्रकार और आदि का अध्ययन किया। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, प्रकार, लिंग, वचन आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य क्या है, विराम चिन्ह क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया। फिर इसके बाद साहित्य जो है, साहित्य क्या कहलाता है, जो हमारे विद्वान हैं वो अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने लिखा है, गद्य या पद्य के रूप में लिखा है। उसी संचित ज्ञान सुरक्षित जो हमने उनका जो संचित ज्ञान था उसे सुरक्षित रखा गया, और किस में रखा गया, साहित्य के रूप में उसे सुरक्षित रखा गया, और उसको ही हम साहित्य कहते हैं। तो किसी भाषा के संचित या सुरक्षित ज्ञान को उसको हम साहित्य कहते हैं। तो साहित्य 2 भागों में लिखा गया, गद्य या कि पद्य में। ठीक है, आज आपने इतना जाना, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे, है ना। इसे ध्यान से पढ़िए, और जो समझ में नहीं आता उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिए।